नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, स्ट्रेट टॉक के साथ एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। आइए शुरू करें आज का कार्यक्रम। तो एक पूरी की पूरी ट्रेन जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कर ली गई है और इस ट्रेन के हाईजैकर से संवाद के अलावा जो पाकिस्तानी सेना है वहां पर ऑपरेशन चला रही है। कहा जा रहा है कि 155 से अधिक बंधकों को रिहा करा लिया गया है। 27 उग्रवादी जो है वो मार गिराए गए हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या है बंधक बनाए हुए हैं, उग्रवादियों के शिकंजे में हैं और उन्होंने खुद को एक सुसाइड बॉम्बर की तरह तैयार कर रखा है और ह्यूमन शील्ड के रूप में बंधकों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये जो ट्रेन हाईजैक हुई है, ये सुरक्षा बलों के लिए, पाकिस्तानी सेना के लिए कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट, कितनी बड़ी चूक या फिर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो क्या पाकिस्तान की सेना पस्त पड़ गई है और शहबाज सरकार का जो कंट्रोल है, जो कि कई वहाँ पर जो स्थानीय पॉलिटिशियन है वो कहते हैं कि पाकिस्तान सरकार का कोई कंट्रोल 1 इंच भूमि पर भी बलूचिस्तान में नहीं है। हमारे भी स्ट्रेट टॉक के कुछ सवाल हैं जिन सवालों को समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत के पड़ोस में पाकिस्तान में, खास करके बलूचिस्तान में ये क्या हो रहा है और सुरक्षा के लिहाज से इसे कैसे देखा जाना चाहिए। कुछ सवाल हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों के सामने हम इन फैक्ट्स को रखें कि पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जो क्वेटा से पेशावर तक जा रही थी उसे बीच में ही हाईजैक कर लिया गया। 24 घंटे से अधिक का वक्त हो चला है, ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन बंधक अभी भी उनके चंगुल में हैं। बीएलए ने चीन और पाकिस्तान को धमकी दी, एक वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने चीन को धमकाया है, पाकिस्तान को धमकाया है कि वो उनकी जगह छोड़ दें, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। शहबाज सरकार, क्या उसने वाकई में बलूचिस्तान में अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो दिया है? क्या पाकिस्तान की सेना वाकई में पूरी तरह से पस्त पड़ गई है बीएलए के सामने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसने इस घटना को अंजाम दिया है? और सबसे बड़ी बात ये कहा जा रहा है कि क्या ये उग्रवाद, चरमपंथ, आतंकवाद का किसी किस्म का एक नया ही उभार पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, खास करके उस बैकग्राउंड में जब हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आतंकवादी की गिरफ्तारी में पाकिस्तान की भूमिका की जमकर तारीफ की थी और पाकिस्तान में भी इसे खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से इसके बहुत ज़्यादा जो है इस खुशी जताई गई थी। वो खुद फूले नहीं समा रहे थे और अब उस घटना के बाद इस तरह से ट्रेन हाईजैक हो गई है और ऑपरेशन चल रहा है, किसी तरह का संवाद लेकिन हो रहा है। असल तस्वीर क्या है इस पूरे हाईजैक की घटना को लेकर वो सामने नहीं आ रही है। सब अपने अपने तरीके से कुछ कयास, कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 27 जो चरमपंथी उनको ढेर भी किया है पाकिस्तान की सुरक्षा बलों ने, लेकिन पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के भी जो जवान हैं वो मारे गए हैं। हमारे साथ आज की स्ट्रेट टॉक के मंच पर जुड़ चुके हैं कर्नल दिनेश नैन, रिटायर्ड डिफेंस इश्यूज एक्सपर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फॉर्मर डिप्लोमेट जो कि पाकिस्तान में इनका एक व्यापक अनुभव रहा है, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं डॉक्टर प्रमोद पावा। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत क्यों ना प्रमोद पावा सर आपसे ही मैं करूँ। बलूचिस्तान को अच्छे खासे तरीके से आप समझते हैं, आपका खुद का जो है व्यक्तिगत अनुभव है, क्या इस तरह की घटना को अंजाम दे पाएगा बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी? आप अपेक्षा कर रहे थे या अनपेक्षित था ये? जी, ये कोई नया इंसिडेंट नहीं है। अगर उनकी हिस्ट्री के और उनके मुताबिक देखा जाए तो 12 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान को एक अलग से राष्ट्र घोषित कर दिया गया था एंड दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। जी, उनके पास ब्रिटिश का नोटिफिकेशन भी है और मोहम्मद अली जिन्ना जो उनके बाबा मुल्क हैं वो 1948 तक ब्रिटिशर से इस बात के लिए अपील करते रहे और मुकदमा लड़ते रहे उनका कि बलूचिस्तान को एक अलग ही कंट्री और अलग ही नेशन घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि उसका कल्चर अलग है, रहन सहन अलग है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1948 में जो वहां के दरअसल 4 हिस्सों में बटा हुआ है और वहां पर आज भी सरदारी चलती है जी। तो जो वहां रेजा क्लान है जिनको भुगती कहते हैं, तो भुगती के कनपटी पे बंदूक रख के उन्होंने एक्सेशन लिखवा लिया और ऐसा कोई बलूचिस्तान के साथ नहीं हुआ, ऐसा बहुत से और भी राज्य रजवाड़ों के साथ हुआ
जिसमें बहावलपुर भी एक है, लेकिन फिर भी हम उसको आगे चलते हैं। जी। तो बलूचिस्तान को उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य से जो वायदे किए गए बलोचियों के साथ, वो वायदे पूरे नहीं किए। उनके जितने नेचुरल रिसोर्सेज थे वो उन्होंने सारे कब्जा कर लिए। और वहां हमारे भारत से बहुत पहले वहां पर पाइपलाइन से रसोई की गैस आती थी, जिसको वो सुई गैस बोलते हैं जी। वह एक सुई है, वहां से गैस आती थी। और मजे की बात यह है कि और 5 साल पहले तक सुई में उस गैस का चूल्हा नहीं था, वो लोग खुद लकड़ियों से जलाते थे जी। तो वो उसे ये बात कहते रहे हैं कि कम से कम हमें हमारा हक दो, हमारे ऊपर आपको मुसल्लत मत करो। और पंजाब में पंजाबी कम और मुहाजिर ज्यादा है, वो वाले पंजाबी ज्यादा है जो उर्दू स्पीकिंग है और भारत से गए हुए जी। जो वहां के आदिवासी हैं उनको भी उन्होंने पीछे कर दिया। जी। तो अकबर अहमद बुगटी का जो मुशर्रफ ने कत्ल किया, उसके बाद से वहां एक इंसर्जेंसी शुरू हो गई और बीएलए आज से नहीं काफी समय से काम कर रही है जी। अब सरकार ही नहीं है पाकिस्तान में और सरकार के नाम पर एक जमूरों का समूह इकट्ठा करके रखा हुआ है। एक ऐसा वहां धोखा बिठाया हुआ है शहबाज शरीफ जो आम खिलाता रहता है, पता नहीं क्या क्या बातें करता है जी। मौका लगा और उन्होंने अब अपनी कार्रवाई कर दी। अब इसको हम आतंकवाद का नाम दें या इसको वहां की आजादी की लड़ाई का नाम दें, ये सब अपने अपनी निजी राय हो सकती है। पर ये आजादी की लड़ाई का अगर नाम भी दे, अगर मैं सिंपैथी भी रखूं कि वो बलूच एक्टिविस्ट जो खुद के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये जो तरीका है, जो बीएलए का तरीका है, क्या इसको उग्रवाद का नाम ना दिया जाए? लोगों को बंधक बनाया गया है, ह्यूमन शील्ड की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद को सुसाइड बॉम्बर के रूप में बनाए हुए। मैं कर्नल दिनेश नैन के पास जाना चाहूंगी। दिनेश सर, सुरक्षा के लिहाज से आप इसे कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तानी सेना की जो है इतनी बड़ी हार ये बलूचिस्तान में नजर आ रही है, जहां पर पूरे के पूरे ट्रैक को पहले ध्वस्त किया जाता है, फिर पूरे ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है और पाकिस्तान की सेना के इंटेलिजेंस को इसकी कानो कान खबर तक नहीं लगती है? नहीं, ये सिलसिला पुराना है। एक्चुअली पिछले साल जो मजीद ब्रिगेड है बीएलए, बलोच लिबरेशन आर्मी, ये एक आत्मघाती दस्ता है और इसका गठन इस हुआ था कि इन लोगों ने घोषणा की थी कि चीन किसको किसी भी हालत में, ये पिछले साल शायद अगस्त की बात, कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी। तो मुझे लगता है कि दिनेश सर, आप मुझे सिर्फ जी अपनी बात पूरी करें। दिनेश सर अपनी जी बात पूरी करें। हाँ जी, तो इन्होंने एक कहा था कि अगर कोई भी बलूचिस्तान के अंदर चीन का आदमी दिखाई दिया तो हम उसको मार देंगे, ये इनकी डिमांड थी। और मजीद ब्रिगेड की फॉर्मेशन इसी बात के लिए हुई थी। इस बात पर पाकिस्तान की सेना ने जर्ब में आज़्म इंतखाब ऐसे करके एक ऑपरेशन चालू किया और इसमें इन लोगों ने इस मजीद ब्रिगेड को टारगेट करने की कोशिश की, जिससे कि बलूच लिबरेशन आर्मी काफी गुस्से में आ गई। और तुर्बुत के पास पिछले साल अगस्त सितंबर की बात है कि इन्होंने वहां के एक सैनिक शिविर पे अटैक किया और मानना है कि 130 के करीब पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। अब पाकिस्तानी सेना कभी सच नहीं बोलती है, हमेशा झूठ ही बोलती जी। उन्होंने कभी उसने एग्री नहीं किया कि हाँ मारा इन्होंने, लेकिन बात तो ये। अब उसके बाद में क्या हुआ है कि जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ, इससे पहले भी ये जो इलाका है बोलान का, ट्रेन का जो इलाका है, ये काफी रगेड इलाका है। इसमें 77 के करीब वो है केव्स बनी है, टनल्स है जो अंग्रेजों ने, और इसके अंदर जब ट्रेन चलती है तो बहुत धीमी गति से चलती है, जैसे हमारी शिमला कालका की ट्रेन चलती जी। तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है और ये टारगेट एरिया बहुत परफेक्ट बन जाता है किसी भी गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए, इसको हाईजैक करने का, इस पे अटैक करने का। पहले भी अटैक हुआ है, पहले स्टेशन के ऊपर उन्होंने बम ब्लास्ट किए इसी ट्रेन में, ब्रिज उड़ाए गए। लेकिन इस बार का जो एक्शन है, इसका लेवल थोड़ा ज्यादा ऊंचा है, तो काफी ऊपर लेवल पे है। उसका कारण क्या है नेहा, कि अभी बीएलए अकेली नहीं है,
अभी बलूच लिबरेशन फ्रंट, पीएलए, साथ में इनके एक मैं फॉरगेट नाम भूल रहा हूं, ये 6 लोग, 6 के करीब ग्रुप है जो छोटे मोटे ग्रुप थे पहले, बलूचिस्तान के लिए लड़ रहे थे जी। ये लोग इकट्ठे हो गए हैं और साथ जुड़ गया है टीडीपी जी। तो ये कहाँ से जो है एनकरेजमेंट मिली इन सभी ग्रुपों को एक साथ इकट्ठा होने के? क्या बलूचिस्तान में जातियां इतनी ज्यादा हो रही थी पाकिस्तानी सेना की तरफ से? जिस तरह से कुछ स्टेटमेंट्स निकलकर सामने आए हैं कि ये गलत जरूर हुआ है, लेकिन बलूचिस्तान में नागरिकों को जिस तरीके से सता रही है पाकिस्तानी सेना या फिर शहबाज शरीफ की सरकार, कहीं ना कहीं जो है बहुत ही सताए गए हैं और अत्याचार का सामना कर रहे हैं। और क्या इस वजह से ये सभी तमाम जो गुट है वो एकजुट होकर अब उन्होंने आर पार का युद्ध जैसा जो है छेड़ दिया? एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और जब लौटेंगे तो स्ट्रेट टॉक में कई सवाल है कि क्या पाकिस्तान की सेना इस पूरे ऑपरेशन को सक्सेसफुल जो बना पाएगी। हालांकि अभी भी बंधक इन हाईजैकर्स के कब्जे में है, चंगुल में है, लेकिन किसी तरह का संवाद नहीं है, क्योंकि ये समझा जा रहा था पहले जब हाईजैक हुआ था कि कुछ नेगोशिएशन की जाएगी, लेकिन कोई बातचीत हुई है या नहीं हुई है ये भी इसकी पुष्ट जानकारी नहीं मिल सकी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। शहबाज शरीफ की सरकार एक बार फिर से एक बड़ी मुश्किल में घिरी हुई दिख रही है। पूरे ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है बलूच लिबरेशन आर्मी, और इसके साथ कई गुटों के एक साथ इकट्ठा होने की वजह बताई जा रही है कि इन्होंने इस एक नए ही स्तर पर जो है पूरे ट्रेन को हाईजैक करके अपनी मांगे मनवाने की कोशिश की है। लेकिन हालांकि वहाँ पर यह दावा किया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से कि 27 चरमपंथी ढेर किए गए हैं और बाकी बंधकों को छुड़ाने का जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। सरकार ये भी दावा कर कि जब तक सभी को न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा, सभी उग्रवादियों को ढेर नहीं किया जाएगा पूरे इलाके में, तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। मैं फिर से दर्शकों को जो है डॉक्टर प्रमोद पाहवा के साथ के पास लेकर चलना चाहूँगी। डॉक्टर प्रमोद पाहवा, एक वीडियो मैसेज अगर आपने भी देखा होगा, वो बीएलए के ही किसी जो है शख्स का ये वीडियो है जिसमें वो चीन को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये सीपेक की नाराजगी, चीन की मौजूदगी, या कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के संरक्षण की कोशिश? आप कह रहे हैं कि इसे इंसर्जेंसी कहा जाना चाहिए, ना कि टेररिस्ट एक्ट। देखिए ऐसा है, इसको जो भी इंसिडेंट आज हो रहा है इसको आप थोड़े से और बड़े कैनवस पे देखें तो आपको नजर आएगा कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इंप्लीमेंट किया जाने वाला है, ये जिसके लिए प्लानिंग चल रही है, जो सोच है, उसमें बहुत छोटे छोटे राष्ट्रों की अवधारणा है, और ऐसे देशों को खासकर जो खुद में आतंकवाद की धुरी रहे जी। पाकिस्तान खुद आतंकवाद है, अपने आप में पूरा राष्ट्र आतंकवाद है, और ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, खुद उनकी सरकार मानती है जी। वहां के पूर्व विदेश मंत्री आतंकवाद के उसमें कैद हैं, वहां के पूर्व प्रधानमंत्री आतंकवाद के उसके जेल में हैं जी। तो और 30,000 वहां के कारकुन जो हैं वो आतंकवादी धाराओं में कैद में हैं। और अंतरराष्ट्रीय अगर देखें तो बर्किना फासो के बाद पाकिस्तान टॉप पर है आतंकवाद के नाम पर जी। तो आतंकवाद एक अलग बात है। दूसरी जो मुख्य बात जो मैं मेन कहना चाह रहा था कि महाशक्तियां कभी भी आपस में नहीं लड़ती, वो कोई ना कोई प्रॉक्सी ढूंढ लेती है, प्रॉक्सी और ग्रे जोन बना लेती है। तो उन्होंने इस बार प्रॉक्सी बनाया है पाकिस्तान जी, क्योंकि अमेरिका का यहाँ इंटरेस्ट है, उसको एक अपना ऐसा अड्डा और एक ऐसा परमानेंट जगह चाहिए जहां से वो सेंट्रल एशिया के ऊपर निगाह रख सके, और उसके अतिरिक्त उसको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बफर जोन चाहिए जिसके लिए लोगों को भड़काया जाए। तो इसमें महाशक्तियों का हाथ होने का आप अंदेशा जता रहे हैं? मैं तो सीधे सीधे इस बात पर अपना विश्वास रखता हूं कि ये चीन और अमेरिका की आपसी कॉन्फ्लिक्ट का भी एक नतीजा है, जिसकी वजह से इतना सब कुछ और इतने बड़े स्केल पर ये इंसिडेंट हुआ है। और ऐसा देखिए, जब बांग्लादेश बना था, ठीक है, भारत की सेना ने, मिसेस इंदिरा गांधी ने उसमें बहुत मदद की थी, मुक्ति वाहिनी ने लड़ा था, लेकिन जब तक अपने अंदर से सहयोग ना हो, जब तक और याहिया खान चीज को एग्री ना करते, तब तक बांग्लादेश नहीं बनता। ऐसे ही कहीं ना कहीं हाफिज मुनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्री करते होंगे कि बलोचिस्तान को भी अलग बना के और चीन के हवाले कर दिया जाए, और पख्तूनिस्तान को अलग करके अमेरिका के हवाले कर दिया जाए,
बाकी देखेंगे पंजाब का आधा इधर आधा उधर, अल्लाह अल्लाह खैर चला। पर क्या पख्तून या फिर जो बलूच है वो इसके लिए राजी होंगे? वो पहले से ही अभी तक लगातार जो है संघर्ष करते दिख रहे हैं। कटर दिनेश नैना, क्या आप इसके पीछे किस तरह से देख रहे हैं? इनका एकजुट हो जाना आखिर किस साजिश का इशारा कर रहा है? नहीं, मैं समझता हूं कि देखिए, इसमें दो फैक्टर हैं नेहा। पहले जब ये मूवमेंट चल रही थी बलूचिस्तान में फ्रीडम के लिए जी, अब तो आतंकवाद बोले, इंडिया मेरे हिसाब से इसको फ्रीडम स्ट्रगल मानता है, आर्म रेजिस्टेंस बोलते हैं हम। तो ये चल रही थी, तो उस टाइम पे क्या था, बेसिकली ये लोग पाकिस्तान के लोग जो हैं, खासकर जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं या फिर जो इनकी आर्मी है, ये लोग एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं इसको, एस्टेब्लिशमेंट वगैरह जो है, ये लोगों को बहला फुसला के, जैसे मीर कम्युनिटी के लोग हैं, मुक्ति के लोग हैं, इनको पोजीशन देके एमपी बना के, एमएलए बना के और मामले को दबा के चल रहे। ग्राउंड की रियलिटी यही है कि 40% हिस्सा एरिया में पूरे पाकिस्तान का बलूचिस्तान का है जी, आधा लगा लो। लेकिन वहां 6% रिप्रेजेंटेशन इनकी लेजिस्लेशन में है, यानी इनकी जो संसद है, पार्लियामेंट है, वहां इनका नुमाइंदगी सिर्फ 6%। दूसरा, सोना, कोयला, ऊपर, और उसके अलावा आपका तेल, गैस, भंडार है यहाँ पे। अभी देखो, दिनों पहले ही ईरान के बॉर्डर के ऊपर रिकोटेक करके एक जगह है जहां पे डिक्लेयर किया इन्होंने कि $93 बिलियन का वहां पे पूरा इनको रेयर अर्थ मटेरियल मिल रहा है, खजाना मिल रहा है जी। लेकिन उसका पैसा ये सब के सब पंजाब प्रोविंस है वहां पे, क्योंकि पूरी आर्मी के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर पंजाबियों की दादागिरी है। वो लोग एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हैं और इनको खर्चा बिल्कुल भी नहीं, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं जी। बट ये आ गया अभी कि इस बार की जो मूवमेंट है वो यूथ के हाथ में, पढ़े लिखे लोगों के हाथ में। आप देखो, जो वार्निंग भी दी गई अंग्रेजी में दी जी, चाइना को भी और पाकिस्तान को भी। तो लेडीज है, जो कुछ लेडीज है जो राजनीति में पढ़ी लिखी लेडीज है, वो बहुत आगे आ गई। पहले क्या होता था अफगानिस्तान के अंदर, सॉरी बलूचिस्तान के अंदर, सिर्फ मेल्स बाहर आते थे, एस्टेब्लिशमेंट उनके घरों में जाती थी, बाहर घसीटती थी, उनको अगवा कर देती थी, कुछ को मार दिया, कुछ का पता नहीं जी। पहली बार हुआ है कि महिलाएं बहुत भारी संख्या के अंदर बलूचिस्तान में बाहर निकल के आई हैं इस वाली एजिटेशन के अंदर जी। और यही है जी, ये एजिटेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। क्या यही वजह है कि पाकिस्तान की जो सरकार है या फिर जो सेना है, किसी तरह के डायलॉग की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, बल्कि सभी के सभी जो यहाँ पर लड़ाके हैं उनको मार गिराने का जो है इंटेंशन ज़्यादा दिख रहा है? कहा जा रहा है कि अभी तक 27 जो है वो न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं, बाकी को भी जो है ऑपरेशन के जरिए, ये ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक एक एक जो है वहाँ पर उग्रवादी जो है उसे ढेर नहीं कर दिया जाता। क्या यही वजह है कि नो डायलॉग जो है इस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है या फिर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? देखो, ये तो पाकिस्तान की पुरानी फितरत है, इनकी एस्टेब्लिशमेंट बोल लीजिए, आर्मी बोल लीजिए, राजनेताओं को बोल लीजिएगा, इन्होंने मुजीबुर रहमान को जो एक्सेप्ट नहीं किया जब वो पूरी मेजोरिटी में आ गया था ईस्ट पाकिस्तान के टाइम पे, और फिर बांग्लादेश बना जी। इन्होंने महिलाओं के साथ क्या किया, कितने लाख लोगों को उन्होंने मर्डर किया, ये तो इनकी पुरानी फितरत है और वही काम ये बलूचिस्तान के अंदर कर रहे हैं। रही बात झूठ बोलते हैं एक नंबर का, देखिए इंसिडेंट कल से हो रहा है बोलान के अंदर ट्रेन का, इसके अंदर 400 से 450 लोग थे जी। बलोच के जो बलोच लिबरेशन आर्मी है और फतेह का ग्रुप है इनका, इंसर्जेंसी का, वो, और मैं आपको बताऊं इसके अंदर बीएलए आर्मी का जो टॉप इंटेलिजेंस विंग है जिराब, उसका बहुत बड़ा हाथ है। ये बहुत प्लान किया गया ऑपरेशन है। इन लोगों ने वहां से जितने बुजुर्ग थे, जितने बच्चे थे, जितनी महिलाएं थी, खासकर बलूचिस्तान की, कल उनको छोड़ दिया था। नहीं, पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि ये तो ऑपरेशन के जरिए सुरक्षा बलों ने छुड़ाया था। झूठ झूठ झूठ। इन लोगों के पास अभी
जो बीएलए है इसके पास में अभी इनके 214 लोग हैं, जिनमें से 182 के करीब या तो सैनिक हैं, या पुलिस वाले हैं, या आईएसआई वाले हैं, या फिर एटीएफ वाले हैं। ये लोग हैं। और इन्होंने क्या किया था, कल पाकिस्तान आर्मी ने कल ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश की थी, और इनकी वहां पे कम से कम 30 जवान मारे गए जी। तो ये भागे वापस। फिर उसके बाद क्वेटा से 4 हेलीकॉप्टर और कुछ ड्रोन्स के माध्यम से इन्होंने वहां पे अटैक करने की कोशिश की। उसमें से ड्रोन वगैरह को भी बीएलए आर्मी ने के लोगों ने मार दिया। इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स तक है, शोल्डर फायर वाले, देखिए बैठे ये लोग। अब पाकिस्तान के अंदर खबरें आ रही हैं, देखिए इनका सोच देखिए कितना अहमकाना सोच है पाकिस्तानी लोगों का, कि F-16 से इनके ऊपर अटैक करेंगे। एक तरफ तो बोलते हैं बलूचिस्तान हमारा राज्य है और अपने राज्य के लोगों के ऊपर F-16 से फायर करेंगे। ये तो टीटीपी नहीं है ना, ये तो वहां से नहीं आ रहे ना, अफगानिस्तान से जी। ये तो आप तो पाकिस्तान का हिस्सा मानते हो ना आप। नेहा ये है जी, पाकिस्तान बोलना इनको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सिंध में जो मूवमेंट उठ रही है क्वेटा के अंदर ही, अभी थोड़े पिछले हफ्ते 10 दिन पहले ही जी बहुत जुलूस वहां निकला था। इनके किसी मौलवी को पकड़ लिया था वहां पे, हाजी को, उसको छुड़ाने के लिए सिंध के। और सिंध को आप पाकिस्तान नहीं देखेंगे, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान नहीं है जी। खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे आपका स्वात वैली हो, चाहे आपका वजीरिस्तान नॉर्थ और साउथ ले लो, वहां पे इनकी हिम्मत नहीं है कुछ करने की। और गिलगिट बल्तिस्तान और पीओके तो हमारा है, इनके पास सिर्फ पंजाब है, उसको ग्रेटर पंजाब बोल लो। और ये न्याय क्या करते आए हैं अब तक, एक ऑफिशियल मैं बात कर रहा हूं आपसे, सरकार दहशतगर्दी और गुंडाइज्म एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने इन सब को दबा के इनका शोषण किया है। तो कहीं ना कहीं सरकार में जो लोग हैं या फिर पाकिस्तानी सेना में जो लोग हैं, उनकी तानाशाही, गुंडागर्दी और उनके शोषण की वजह से जो इंसर्जेंसी कह लीजिए या फिर इसे कोई भी नाम ले लीजिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला कह लीजिए, यहाँ पर एक जो अलग अलग गुट है, उन्होंने मिलकर एक अलग ही तरीके का जो है एक एक्शन दिखाया है और पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। इस पूरे ही घटनाक्रम का भारत को कैसे असर पड़ रहा है, या फिर भारत को कैसे इससे डील करना चाहिए, भारत को क्या चुपचाप तमाशा देखना चाहिए, ये सवाल मैं फॉर्मर डिप्लोमेट डॉक्टर प्रमोद पावा से समझूंगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और सवाल का उत्तर प्रमोद पावा से समझेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे लेकर चलते हैं फॉर्मर डिप्लोमेट डॉक्टर प्रमोद पावा के पास। डॉक्टर प्रमोद पावा, भारत से संबंधित मेरा सवाल, भारत को मूक दर्शक बनकर देखते रहना चाहिए? भारत की क्या स्ट्रैटेजी इस पूरे घटनाक्रम पर दिखनी चाहिए, दिख रही है या नहीं दिख रही है? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है जी। इसके कुछ जवाब तो पर्दे के पीछे वाले हैं, कुछ पर्दे के सामने वाले, और दोनों ही ये सांप छुछुंदर वाली बात है। अगर बलूचिस्तान आजाद हो जाता है तो वो चीन के कब्जे में चला जाएगा और चीन हमारी छाती के ऊपर आकर बैठ जाएगा, बिल्कुल हमारे नजदीक जी। और अगर वो आजाद नहीं होता है तो वहां से आतंकवाद की एक फैक्ट्री बनी रहेगी और हमारे पड़ोस में हमेशा से इंसर्जेंसी बनी है और बनती चली जाएगी जी। तो अभी इसके लिए क्या होना चाहिए ये सार्वजनिक रूप से तो नहीं बता सकते। तो ये कहा जा सकता है कि जो भी बलूचिस्तान में हो रहा है, हुआ है, ये भारत की सुरक्षा के लिए भी सही नहीं है। हाँ, उसमें देखिए पड़ोस में लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में जी। यहाँ पे खाली हमारा मकान थोड़ी है जी। तो ऐसी बात है कि अगर वहां इंसर्जेंसी होगी या वहां अलगाववाद बढ़ेगा तो उसका कोई असर हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान को एक सबक तो सिखा ही देना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर ऐसी बात है तो फिर पाकिस्तान का वजूद ही खत्म हो जाता है, बलूचिस्तान बन जाता है, पख्तूनख्वा बन जाता है, और पंजाब तो फिर हमारा पंजाब है ही, हमारे गुरुओं की धरती है, हमारी अपनी जगह है। एक फर्जी लाइन खींच के उसको वाघा बॉर्डर बना दिया गया जी। उसकी मेरे ख्याल से ही नहीं रहती। तो कश्मीर को तो हम ऑफिशियली कह चुके हैं अपना, तो वो एक अपनी सही बात है। देखिए आज की डेट में वहां का मीडिया, वहां से कोई भी उसका इस संबंध में कोई खबरें नहीं दे रहा है, कोई वहां पे जानकारी नहीं दे रहा है जी। 19 पाकिस्तानी आज भारत का मीडिया देख रहे हैं इस इंसिडेंट के बारे में, तो इसलिए हम कोई भी इतनी सार्वजनिक रूप से ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है,
सबको लगे कि भारत उनके विरोध में है। हम्म। बहरहाल ये आग उन्होंने लगाई है और उन्हीं की लगाई हुई आग को वही बुझाएंगे, ठीक है। और उनसे वो तो जलेंगे भी वही, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। मैं कर्नल दिनेश नैन आपसे समझना चाहती हूँ, मांग पर अगर ध्यान दिया जाए कि ये जो हाईजैकर्स हैं, जो मांग इन्होंने की है, अगर उस वीडियो संदेश को ही मैं समझ रही हूँ कि चीन से कहा जा रहा है कि आप इस जगह को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान से कहा जा रहा है इस जगह को छोड़ दीजिए, ये संघर्ष तो दशक हो गए हैं, लेकिन क्या ये मांग ऐसी थी कि एक ट्रेन हाईजैक करके ये मांग मनवा ली जाती? कुछ मुझे जो है अस्पष्ट लग रहा है, मुझे थोड़ी सी स्पष्टता चाहिए इस मांग को लेकर भी, और ये जो वीडियो संदेश इस एक्शन को लेकर भी, कि इंटेंशन और क्या हो सकता है। अगर मांगे, इस तरह की मांगे कोई रातों रात तो मनवाई नहीं जा सकती। 48 आवर्स समय जो दिया हाईजैकर्स ने, इस पे भी एक संशय इससे उठता है। लेकिन यहाँ ग्राउंड रियलिटीज पे हमें जाना पड़ेगा। आज तारीख में अगर आप बलूचिस्तान के अंदर देखो जी, तो इनके एक सांसद है फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान, खुद अपनी पार्लियामेंट के अंदर अभी पिछले हफ्ते स्टेटमेंट दी है कि बलूचिस्तान और आपका जो खैबर पख्तूनख्वा है, इनके अंदर खासकर बलूचिस्तान में उसने कहा कि कम से कम 5 से 7 जिले ऐसे हैं जहां पे गलियों से लेकर थानों तक अगर किसी का राज चल रहा है तो वो BLA। इनका एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उजदार, 2 हफ्ते पहले फाइट की कि वहां पे सारी मिलिट्री भाग गई, सारे पुलिस वाले भाग गए और सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां पे BLA आर्मी अपने आप ऑर्गेनाइज कर रही जी। ये सेम बात फजलुर रहमान ने पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में अपनी पार्लियामेंट में कही जी। और ये भी गुजारिश की कि जल्दी करें वरना कहीं ऐसा ना हो कि 1971 वाला हाल हो जाए। आप जाएं, बातचीत करें उनके साथ में और उनके सुलह करें। परंतु जैसे मैंने आपको बताया कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने उसी रवैये में है जो 1971 में थी, और आज की तारीख की जो मूवमेंट चल रही है बलूचिस्तान में वो पुराने ये ट्राइबमैन के लोगों के, वो तो लीडर्स होते थे या बड़े होते थे, उनका नहीं है जी। ये सब युवा पढ़ा लिखा है और वो अब ये मान चुका है कि बलूचिस्तान के पास में बहुत भारी संख्या के अंदर खनिज पदार्थ हैं। ग्वादर पोर्ट इनका है जो इन्होंने ओमान को दिया था, पहले बेचा था फिर वापस खरीद लिया। ये लोग मानते हैं कि सीपैक का मतलब इनके इलाके से कैसे गुजरी इनकी परमिशन के बगैर, तो ये चीन को बाहर करना चाहती है, इनकी डिमांड है। दूसरी डिमांड ये है कि इन्होंने उर्दू से लेके जो इनकी बलूचिस्तान की लैंग्वेज है उर्दू उस पर लागू करने की कोशिश की, वहां के डेमोग्राफिक बनने की कोशिश की, वहां की भाषा के साथ में खिलवाड़ किया। ये कहते हैं पाकिस्तान को कि आप हमारे कोई, हम पाकिस्तानी नहीं है। उनका मानना बहुत सही है नेहा। 1940 के अंदर जिसको एक कायदे आजम जिन्ना बोलते हैं पाकिस्तान वाले जी, वो क्या केस लड़ रहा था? वो ही वाज ए वेरी गुड एडवोकेट। बिल्कुल यही बात डिप्लोमेट साहब ने कही है यहाँ पर, फॉर्मर डिप्लोमेट, ही सेड वेरी दीज थिंग्स इन द इनिशियल स्टेटमेंट जी। तो वो केस इनकी आजादी का लड़ रहा था, बहुत पैसे लिए थे उसने। लेकिन अगर मैं आपका ध्यान लेके जाऊं पीछे हिस्ट्री के अंदर, 26 अगस्त जी 1948 हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे VP मेनन, उन्होंने घोषणा की थी कि उनके पास में संदेशा आया है, क्योंकि ये जो बलूचिस्तान है ये आपको बता दूं 575वीं रियासत थी भारत की जी। जैसे सभी लिख के दे रही थी कि हम भारत में शामिल होना चाहती हैं, ऐसा ही एक चिट्ठी मेनन साहब ने घोषणा की थी 1948 में कि वो आई है, लेकिन हम इसको ठीक नहीं मानते, हम इसको इंपोर्टेंस नहीं दे रहे, हम इस पे एग्री नहीं कर रहे हैं जी। और बात को समझने के लिए तब वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी ने एक तुरंत रिएक्शन किया था कि नहीं ये खबर झूठी है। परंतु जो जिन्ना थे, जिन्ना ने क्या किया, 2 दिन बाद 28 तारीख को ही 1948 में, अगस्त है या अक्टूबर, आई डोंट रिमेंबर, बड़ा कंफ्यूज हूं, इन्होंने 2 दिन बाद ही अपनी सेना बलूचिस्तान में घुसेड़ दी। ड्यूरिंग अंग्रेजों के टाइम पर भी बलूचिस्तान जो है वो काफी इंडिपेंडेंस लेके चल रहा था। सिर्फ इनकी डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स इसको अंग्रेज देखते थे, बाकी इंडिपेंडेंस कंट्री था। बिल्कुल ये कभी
पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं। जो कुछ पाकिस्तान ने कश्मीर में करने की कोशिश की कबालियों के साथ, वही काम इन लोगों ने बलोचिस्तान में किया जिन्ना के कहने पे, और तब से लेके अब तक इनको दबा के बैठे हो। बिल्कुल, मैं प्रमोद पाहवा आपसे समझना चाहती हूँ, पिछले दिनों जिस तरीके से मैंने इस खबर का जिक्र भी किया था इस चर्चा के दौरान, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जमकर तारीफ कर रहे थे पाकिस्तान की कि एक आतंकवादी को पकड़वाने में पाकिस्तान ने किस तरह से भूमिका निभाई, मदद दी। एक किस्म से इस स्टेटमेंट को या फिर पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ फाइट को जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट कर रहे थे, इसे पाकिस्तान में खूब हाथों हाथ लिया गया और खूब अपनी पीठ थपथपाते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी नजर आए थे। इसे एक कोशिश मानी गई थी। आपने भी अपने तरीके से इस डेवलपमेंट को, इसकी समीक्षा की होगी कि ये डीकपलिंग है पाकिस्तान की चाइना से। तो क्या इस यहाँ पे जो इंसर्जेंसी है या इस तरीके से जो हाईजैकिंग हुई है या फिर एक नया ही जो है उग्रवाद का उभार पाकिस्तान में दिख रहा है, इसके पीछे कुछ इस तरह की थ्योरी भी हो सकती है? आप पहले ही अपनी बात में आशंका जता चुके हैं कि महाशक्तियों का हाथ हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि शहबाज शरीफ के बारे में तो कुछ कहना ही अपने आप में एक मजाक है, और प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में हम कह सकते हैं ये उनकी गारंटी है कि उनके कथन की कोई गारंटी नहीं। वो जिस दिन पाकिस्तान को अप्रिशिएट करते हैं, उससे अगले ही दिन उसके डिप्लोमेट को उसके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होने के बावजूद डिपोर्ट कर देती हैं। एक बहुत बड़ा तमाचा होता है कि आप किसी डिप्लोमेट को ही डिपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ से कोई ब्राउन पासपोर्ट लेकर जाता है और उसके ऊपर वहां से कोई डिपोर्ट कर देता है, तो ये हमारे देश की बदनामी होती है। और जहां वहां की मिलिट्री की बात है, सेना की बात है, जिसके हाथ में क्या चाहे, पहले वो राहिल शरीफ थे, उन्होंने जरबैग चलाया था और न्यूटन मैकल के ब्रदर को पता नहीं कितने बड़े बड़े लोगों को हेलीकॉप्टरों से गिरा के मार दिया था जी। उसके बाद मुशर्रफ ने चलाया था। और ये जो वहां की पाके इस्टेब्लिशमेंट जिसको कह रहे हैं, जो कि सेना है, चाहे वो हाफिज मुनीर हो, ये अमेरिका के और पेंटागन के इशारे पर चलती है। ये एक तरीके से पेंटागन का हवाई आप कहें कि सैनिक अड्डा बना हुआ है जी। उससे अगर पाकिस्तान खुद ही ये चाहता हो कि बलोचिस्तान आजाद हो जाए या एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाए, तो फिर उसको कौन रोक सकता है? हो सकता है कि जो उग्रवादी वहां नजर आ रहे हैं या जो प्लानिंग है उसके पीछे कहीं ISI ने उनको हेल्प किया हो जी। आज वो आपको कोई खबरें नहीं दे रहे हैं जी। अगर उनके हेलीकॉप्टर वहां उड़ रहे हैं, उनके ड्रोन उड़ रहे हैं, तो कोई तो फोटो खींची होगी, कोई तो वहां की न्यूज दे रहे होंगे, लेकिन सभी न्यूज गायब है जी जी। पूरे से वहां के चैनल्स के ऊपर एक सनाउल्लाह के अलावा कोई बोल नहीं रहा था। वहां का गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब गायब है जी। तो हो सकता है, और एजेंसियां ऐसा करती हैं, अक्सर ऐसा होता रहता है। एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। दर्शकों से अनुरोध की लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की शहबाज सरकार, सबके सामने एक कठिन चुनौती बलूचिस्तान में, जहां पर ट्रेन हाईजैक की गई, अपने किस्म का एक पहला जो है हाईजैकिंग का इंसिडेंट सामने आया है। और ये माना जा रहा है कि पूरे के पूरे प्रांत में शहबाज सरकार का कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तानी सेना की जो ताकत है वो भी धराशायी या धूमिल नज़र आती है। हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन लगातार जुड़े, उनसे समझना चाहेंगे कि अब इस पूरे ऑपरेशन को आप कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है या फिर अंजाम दिया जा सकेगा, जब ये यूनाइटेड फ्रंट, आपने खुद कहा कि कई गुट जो है मिलकर उन्होंने इस एक्शन को अंजाम दिया है, इस यूनाइटेड फ्रंट को पाकिस्तानी सेना के सामने कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं? कैसे आप इस ऑपरेशन को देख पा रहे हैं, इसका भविष्य? देखिए रिया, जहां तक सवाल है मजीद ब्रिगेड का और फतेह ग्रुप का जी, ये तो आती दस्ते हैं। तो एक बात तो आप मान लीजिएगा कि अगर इनके साथ में जो इन्होंने शर्तें रखी हैं उसको ये लोग नहीं मानते हैं या काफी हद तक ये संतुष्ट नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे ये लोग, कुछ लोगों को तो जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको घेर के बैठे हुए हैं और कुछ ना कुछ हंगामा ये करेंगे जी। इससे दो फायदे इनको तो हो गए। एक तो इंटरनेशनल लेवल पे बलूचिस्तान की जो कहानी है
वो बड़े खुल के पाकिस्तान की जो है खुल के सामने आ गई। कितना वहां पे इनका कंट्रोल है, कितनी इनकी आर्मी एफिशिएंट है, कितना इनकी सिस्टम ठीक है, और क्या बलूचिस्तान के जो पीएलए आर्मी है, जो वहां की जो अंदर आर्म रेजिस्टेंस चल रही है, वो कितनी पावरफुल हो चुकी है, कितने जिलों में वो जो लोग इन लोगों का कंट्रोल हो गया है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर बहुत कुछ है जो डिप्लोमेटिकली अगर आप देखें इसको, तो यूएन के पास अगर केस पहुंचते हैं और कोई भी बड़े जो पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, अगर वो इसके अंदर थोड़ा भी इंटरेस्ट लेंगे तो ये केस बहुत डिफरेंट मोड़ ले सकता है। रही बात पाकिस्तान के अंदर की, देखिए ये वो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, नेहा, वो आर्मी है जिन्होंने कारगिल में अपने शहीदों के शवों तक को एक्सेप्ट नहीं किया जी। ये कल को ये कह देंगे कि इनमें आर्मी वाले तो थे ही नहीं, कोई मरा ही नहीं। इनकी न्यूज पे तो टोटल बैन है। वो क्या इन्होंने अभी रिसेंटली, आपको पता ही है कि क्या एक एक्ट बना रखा है कि अगर किसी भी पत्रकार ने कुछ मुंह खोला तो वो क्या बोल रहे हैं उसको, पिस को प्याज को बोलते, क्या बोलते हैं, रिमेंबरिंग दैट वर्ड। यस सर। सो इन्होंने देखिए नेहा अपनी पार्लियामेंट को जो है उसके खिलाफ रूल बना लिए, पार्लियामेंट को कंट्रोल कर रखा है, इन्होंने पत्रकारों को कंट्रोल कर लिया, यूट्यूब इसको नहीं छोड़ा, इन्होंने उसके अंदर जो डिफेंस फैक्शन था फैज हमीद का, आईएसआई वाला और इमरान खान के साथ वाला, उसको ठिकाने लगाए। तो यहाँ पे तो इनसे एक्सपेक्ट करना कुछ कि ये आपको या मुझे बताएंगे कि भाई हमारा सच में ये हुआ, बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात पक्की है जी, जो मोटिवेशन लेवल अब बलूचिस्तान की एजिटेशन को मिलेगा वो बहुत, क्योंकि ये इतना बड़ा इंसिडेंट और इतना बड़ा कारनामा कर देना वो इनकी फिदाइन दस्ते द्वारा, और जिस हिसाब से पूरा हिला के रख दिया इन्होंने सिस्टम को जी, वो आने वाले दिनों में बलूचिस्तान की जो एजिटेशन है इसको बहुत आगे ले जाने वाला है। अब ये दबने वाली नहीं है, बिल्कुल ये मेरा मान जी। बिल्कुल कहीं ना कहीं पूरे इलाके में जो इंसर्जेंसी है या फिर जो हिंसा है वो अब और भी अलग अलग रूपों में, स्वरूपों में परेशान करती नज़र आ सकती है। मैं प्रमोद पावा आपसे समझना चाहूँगी कि अब इसके बाद आप रणनीतिक लिहाज से चीन की उपस्थिति को कैसे आंक पा रहे हैं? क्या चीन का जो रोल है यहाँ पर कमज़ोर होगा या फिर चीन अपनी एक अलग रणनीति इस इलाके के लिए दर्शा सकता है? ये सब बातों के बीच में एक जो मुख्य हम एक बिंदु छोड़ गए हैं जी, वो ये है कि बलोच का एक बहुत बड़ा हिस्सा ईरान में भी रहता, और ईरान अमेरिका की निगाहों में खटकता जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल उसको पर्दे के पीछे सहयोग भी देता है, वो आपस में खिले हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसे ग्वादर बंदरगाह है, वैसे हमने वहां चाबार बंदरगाह डेवलप करना शुरू किया था, लेकिन फिर हमारी मोदी सरकार ने अमेरिका के दबाव में उसका डेवलपमेंट बंद कर दिया था। हालांकि फैक्टर मैं उसमें इन्वॉल्व भी रहा हूँ, सुषमा स्वराज जी ने वहां पर शुरुआत की थी। आज वो हमारा प्रोजेक्ट चीन को दे दिया गया है, तो ग्वादर के सामने चाबार का भी चीन ने ले लिया है, और 400 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की इनकी और रूस, चीन और ईरान की एग्रीमेंट भी है। उसके अलावा वो वहां पर युद्ध अभ्यास भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान का भी इन्वॉल्वमेंट ऐसा रहेगा कि बलूचिस्तान का क्या एक हिस्सा ये जो ग्वादर वाला है ये उसके साथ मिलता हुआ हो, नजदीक है जी। और चीन को अगर आप सोचते हैं कि ये वाइप आउट कर देंगे, जैसा कि आज ट्वीट बताया गया है, या चीन वहां से निकल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी मोटी इन्वेस्टमेंट के बाद चीन वहां से निकल पाएगा। और जब पाकिस्तान टूटने पर ही आया है, टूटने के बाद कल तक शेख हसीना हमारे फेवर में थी, आज यूसुफ हमारे फेवर में नहीं है, ये तो चल रहा है जी। यानी कि आप इस घटना को पाकिस्तान की टूट तक से जोड़ पा रहे हैं, ये इतनी बड़ी घटना 4 हिस्सों में जी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, समय समाप्त हो गया है, और देखेंगे कि कर्नल दिनेश नैन ने जो बात कही है, फॉर्मर डिप्लोमेट प्रमोद पाहवा जी ने जो बात कही है, बलूचिस्तान का भविष्य क्या आगे किस दिशा में आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल दिनेश नैन आपका भी, और प्रमोद पाहवा सर आपका भी, कि आपने समय निकाला स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े।
पाकिस्तान में जो हुआ है, जाहिर सी बात है किसी भी देश में जब बात सुरक्षा की होती है, हिंसा की होती है, तो उसे आम नागरिकों के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन भारत की सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, चिंता है। भारत को भी जो है इन घटनाक्रमों पर नज़र बनाए रखने के साथ साथ अपने इंटेलिजेंस जो है उनको और शार्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई मोर्चों पर हमने देखा है कि भारत की खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लगती और पड़ोस में सरकारें जो है तख्ता पलट का शिकार हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। फीडबैक अवश्य भेजिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल पहुंचा सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।